हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ प्रकाशन के सामान्य ज्ञान सॉल्व पेपर का, जो कि इसमें हम लोग का चल रहा था। आज ये देखेंगे इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 होगा। इसके पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। और ये अध्यायवार सॉल्व पेपर चल रहा था। तो इसमें 5 चैप्टर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान और इसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर विज्ञान, फिर कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसी वीडियो में हम एक और चैप्टर देखने वाले हैं, उसका नाम है सामान्य ज्ञान, क्या कहते हैं कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, जो पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में। अब उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे परंपरागत सामान्य ज्ञान में। उसके अंतर्गत आ जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी, नृत्य एवं संगीत कलाएँ, ठीक है। इसके बाद चित्रकला है, प्रमुख त्यौहार है, मेला है, दिन दिवस है, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पुरस्कार हैं, ठीक है। सब बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब आ जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि आधा अधूरा देख लें। इसी वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक और सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट ही चैप्टर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, वो वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या होगा कि कल यानी कि आज ये वीडियो आएगा, इसके बाद कल जो है उत्तर प्रदेश का वीडियो आएगा। इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर, ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसका जो है मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था और वादा किया था कि 24 जुलाई के पहले मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज है 22 जुलाई, कल हो जाएगा 23 जुलाई को कंप्लीट, और 24 जुलाई को आपको इसका क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो आपके पास 6 दिन है, आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, क्योंकि देखने में अगर देखा जाए तो व्यूज़ आते हैं 1000-2000 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अगर लाइक के मामले में देखा जाए तो 100 लाइक तक नहीं आ पाते। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला चैप्टर, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम से क्वेश्चन जो आएगा उसको पूछा जाएगा, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नकरणीय सामग्री नहीं इनमें से? कपास, जानवरों की हड्डियां, एल्युमिनियम फॉइल या फिर लकड़ी? इनमें से कौन सा एक है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। एल्युमिनियम जो फॉइल है ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बाकी इसमें सारे जितने हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब किसे कहते हैं जैव निम्नीकरण? तो जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, जबकि कपास, जानवरों की हड्डियां, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका एक्सप्लेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परितंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पौधे एवं प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश, या फिर घासपात और सूक्ष्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जो 2 परितंत्र के 2 मूल घटक हैं कौन कौन से हैं? जीवीय और अजीवीय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी पार्ट हो जाएगा। परितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो 1935 में A.G. टांसले एक थे जिन्होंने जो है परितंत्र की संकल्पना जो है इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। टांसले के अनुसार अगर देखा जाए तो परितंत्र के 2 मूल घटक होते हैं, और जिसमें उनकी रचना होती है। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक, या फिर अजैविक या जैविक जो भी कह लीजिए। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट हकल के द्वारा 1869 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अब देखिए ऊपर बताया गया इसके आंसर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। A.G. टांसले ने सर्वप्रथम ये शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र माने इकोसिस्टम।
और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकीविद थे एजी टांसले, उन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में 1935 में दर्शाया था किया था। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान होती है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जो कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें पाए जाने वाला जो पशु साम्राज्य होता है उसको कहा जाता है फौना। क्या कहा जाता है? फौना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब इसको फौना क्या कहते हैं? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहा जाता है, और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों को समूह को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसको कहते हैं? जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं, और फौना जिसे कहते हैं जहाँ पर पशु साम्राज्य मिलते हैं, पशु जहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? इसमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, कवक यानी कि फंजाई जो होता है ये अजैविक नहीं होता। बाकी पानी, हवा, मृदा ये सब क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। ठीक है, विकल्प के अनुसार अगर हम देखें तो पानी, हवा, मृदा क्या होता है? अजैविक होता है, जबकि कवक क्या होता है? एक जैविक घटक है। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर और स्थलीय जीव आते हैं। और प्रकाश तथा ताप जो है जैविक घटकों के अंतर्गत जो है पोषण और जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी, जैसे कि मृदा, आर्द्रता, हवा और स्थलाकृत, ये अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दीजिए, और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो शुरुआत के ही पूछा जाएगा या लास्ट का ही पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये समझो कि पूरी बुक दी गई। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही सब इसमें समाहित किए गए हैं, उसी से संबंधित एक्सप्लेन है, तो बहुत कम है, कम दिनों में आप लोग पूरा रिवाइजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। चिपको आंदोलन जो है 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, अब जो उत्तराखंड में हो गया जिला, यहाँ से एक अहिंसक आंदोलन ये चला था, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट। इनमें सभी ये शब्द जितने लिखे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, समय इम्पॉर्टेंट है, और किसने नेतृत्व किया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, जगह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देखें तो हाल ही में मई 2021 में इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा, कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत में वनों की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन जो चला गया उसमें से है बिश्नोई आंदोलन जो कि राजस्थान में चलाया गया, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो कि केरल में, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में, अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में सारे चलाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे को क्या हो गए? विलुप्त हो जाएंगे, ये बताना है। ठीक है, किसके कारण जो है ये सब विलुप्त होने वाले हैं इसका बताना आंसर। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया में सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु के लक्ष्यों के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पादप संरक्षण यानी पौधे के संरक्षण से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन के बारे में बात हुआ है अभी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में वर्तमान उत्तराखंड में चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ था। इसके प्रेरणा कौन थे? श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे, और ये एक पादप संरक्षण आंदोलन है। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। इनकी मृत्यु जो है 21 मई 2021 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस आंदोलन जो है पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, इस
आंदोलन का उद्देश्य है। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में के वैंकूवर में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में। कहाँ पर है? बंगलुरु कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में है। बंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर किसका? इसरो का। इसरो के हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है। और इसरो के इस समय कौन है हेड? तो उनका क्या नाम है? सोमनाथ, एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न है उद्यान से, राष्ट्रीय उद्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा और कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सब कहाँ पर है? ये कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में किया गया था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों में त्रि जंक्शन क्षेत्र में स्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व का भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ भारत के किन मुल्क में कहाँ पर है ये बताना है। किश्तवाड़ की बात कर रहा है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में बात करें तो दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क आदि कहाँ पर है? सब जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है चिनाब नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर कहाँ पर है? तो भरतपुर जो है ये राजस्थान में है। और इसके क्या कहेंगे कि इसके जो भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह है सी पार्ट। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसको जो है 10 मार्च 1982 को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये बेलगांव कर्नाटक में है। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 18, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 संरक्षित जैवमंडल हैं। भारत के प्रमुख जैवमंडल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। नीलगिरी जैवमंडल कहाँ कब स्थापना हुआ था इसका? 1986 में। ठीक है। नोकरेक 1988 में, नंदा देवी 1988 में, मानस जो है 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, ये सब जैवमंडल रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है। और इसके बाद सुंदरबन जो है 1989 में स्थापना हुआ, सिमली पार्क 1994 में, डिब्रू साइखोवा 1997 में, देहांग देबांग जो है ये 1998 में, पंचमढ़ी 1999 में, कंचनजंगा 2000 में। ठीक है। इसके बाद अगस्तमलाई ये 2001 में स्थापना हुआ, अचानक कुमार अमरकंटक ये भी 2005 में, कच्छ ज्ञान भारती ये 2008 में, शीत रेगिस्तान 2009 में, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। ठीक है। पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें शेषाचलम की पहाड़ियाँ का जिक्र आता है। ठीक है। और चंदन की लकड़ियाँ जो होता है स्मगलिंग वो इसी की पहाड़ियों से होता है। पन्ना सबसे नया ये कहाँ पर बना? 2011 में स्थापना किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडेली वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांडेली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दांडेली कहाँ पर है? तो दांडेली कहाँ पर है? कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दांडेली वन जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है और ये जो है 866.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। उनमें देखा जाए तो हार्नबिल, चितकबरा, हार्टिल, इसके बाद काला पैंथर, मालाबार गिलहरी, मंक जैक और हाथी, किंग कोबरा, मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीठम झील सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर के पास स्थित है? तो कीठम झील सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बताइए? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कीठम झील सुर सरोवर बांध
सुरसरोवर झील ये कहाँ पर है, तो ये जो है आगरा में स्थित है। कहाँ पर, कीठम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर दूर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे NH2 पर स्थित है। ठीक है, तो ये आगरा के पास स्थित है। कीठम झील के साथ एक पक्षी विहार है जिसे सुरसरोवर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इस झील को 2020 में संरक्षित राजस्थल स्थल के रूप में जो है रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इस पक्षी बिहार में जो है स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की संख्या 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 12 प्रजाति के स्तनपायी और 18 प्रजाति के सरीसृप का भी ये ठिकाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इराविकुलम की बात कर रहा है तो ये केरल राज्य में हो जाएगा। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को केरल में पहला राष्ट्रीय उद्यान तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। यह उद्यान तितली, जानवर, पक्षियों के लिए दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इस उद्यान में जो है चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों का धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। थट्टेकड की बात करेंगे तो ये जो है केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में। आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कोठामंगलम केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ऊपर बात हुआ किस राज्य में स्थित है। भद्रा की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। भद्रा कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, अब अन्य की बात कर लेते हैं तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में पड़ेगा। बांदीपुर जो है कर्नाटक और भद्रा जो है वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पाखाल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में कौन सा है, पाखाल वन्यजीव अभयारण्य। मानस कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा भी असम में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का अवशोषण करती हैं, इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक बैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा कैंसर और दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग होता है। और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो है वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या कहते हैं, CFC कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है। ठीक है, यानी कि ओजोन परत नष्ट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है इसमें से। दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, एसिडिक pH या फिर स्वादिष्ट, कौन सा मापदंड है जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं होगा पीने के पानी के। राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। एसिडिक जो pH होता है, अगर pH मान एसिडिक है तो पानी को कैसे पी सकते हैं, क्योंकि खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पानी का सबश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड pH नहीं होता है एसिडिक वाला। पानी के पीने के मापदंड है पानी का दूषणकारी जो है तत्व मुक्त से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो तथा जल का pH मान संतुलित हो, ना कि एसिडिक हो ना कि बेसिक हो। ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी की सिफारिश की जाती है, यानी कि जो पीने के पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है तो उसमें कितना होना चाहिए बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 0.7 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1 से लेकर 1.5 ppm तक माना गया है और दिए गए विकल्पों में जो है 0.7 ppm है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता। भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स या फिर कीटनाशक। इसमें क्या हो जाएगा, जो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ओजोन। ओजोन जो होता है जलीय प्रदूषण के में कोई इसका कार्य नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओजोन। इसके एक्सप्लेन देखते हैं तो जल के भौतिक, रासायनिक व जैव विश्लेषण में होने वाले अनापेक्षित परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख जल प्रदूषक भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक, आर्सेनिक, फ्लोराइड व यूरेनियम होते हैं।
और जो वर्तमान में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जबकि ओजोन जो है जल प्रदूषण का कारण नहीं होता। जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियों की बात करें तो ब्लैक फुट, त्वचा कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया व कुबड़ आदि होते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए व जल के संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण विकास बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। आबादी बढ़ना जो होता है ये कारण हो जाएगा, जिसमें वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। उसकी किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है नए आवास और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करके वहाँ पर कृषि की जाती है। वहीं इमारती लकड़ियों, फर्नीचर और आदि के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है। वृक्षों की कमी से पर्यावरण में जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवहन में वृद्धि होती है, जिससे निकलने वाले धुएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे प्रदूषण फैलता है। तो सबसे ज़्यादा कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। सभी कारण होता है। अभी जनसंख्या में कमी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें से वैसे सुधर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का जो है उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थेनियम की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? तो वह है जाइग्रोगामा बैकोरोलाटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैकोलोराटा। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्थेनियम को जो है जाइग्रोगामा बैकोलोराटा एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। पार्थेनियम या गाजर घास आयातित गेहूँ के साथ आने वाली प्रजाति है जो परागकण एलर्जी का कारक होती है। ठीक है, गाजर जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एक एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यानी कि इनमें से बताना है कौन सा गैस या कौन सा एजेंट है जो ओजोन परत में छेद बना रहा है, ओजोन परत को छीड़ कर रहा है, ओजोन परत को क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CFC। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर बी पार्ट है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती हैं। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में जो है छेद बनाने के लिए गैस जिम्मेदार जो गैस है वो है CFC, हैलोजन्स, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन और हेलोन 12111301। ये सब क्या है? ये सब जिम्मेदार हैं ओजोन परत में छेद बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है और वह 2 पदार्थ कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। मरकरी और साइनाइड जैसे 2 पदार्थ हैं जो कचरों के डब्बों में मिलती हैं और अगर वहाँ पर तो प्रत्यक्ष प्रभाव से क्या हो सकता है? इसमें मृत्यु हो सकती है लोगों की। ठीक है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ जो है मरकरी यानी कि Hg यानी कि पारा और साइनाइड, ये 2 से क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकता है। Hg यानी कि मरकरी इसको पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती हैं और पारावास में घुलकर सांस लेने में परेशानी पैदा करता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं? इनमें से मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या गन्ने के खेत, कौन सा ऐसा है जिसमें मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता जिसके द्वारा? तो वो हो जाएगा मोटर वाहन। मोटर वाहन में मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, मीथेन मिथेनोजेनिक नामक जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ये चावल अथवा धान के खेतों अथवा गन्ना के खेतों में जलभराव एवं उष्ण प्रकृति की मिट्टी मिथेनोजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त करती है। मिथेनोजेनेसिस वास्तव में मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है जो मिथेनोजेनेटिक द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जो है उत्पन्न होता है। धान के खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ जो होता है वो मीथेन के उत्सर्जन से संभावित स्रोत है। ठीक है, और जैसे कि इसमें चावल की भूसी, धान का खेत, गन्ने का खेत, पशुधन, ये सब मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं। मोटर वाहन में जो है मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और एवं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये दोनों गैसें कहाँ से निकलती हैं? मोटर वाहनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाई ऐश है, क्या है फ्लाई ऐश ये बताना है। CO2 कार्बनिक कणीय पदार्थ या फिर ऐश के लघुकण या फिर NOx, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लाई ऐश क्या होता है? तो फ्लाई ऐश जो होता है वो ऐश के लघुकण होते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। फ्लाई ऐश जो होता है वो सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ
दूर तक यात्रा करता है। इसके उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण जो है एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 और कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण होते हैं। यदि फ्लाई ऐश ठीक से न अभिग्रहण किया जाए तो यह जीवों को श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ताजमहल की बात करेंगे तो ये जो है किसके प्रभाव से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरा है। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाला SO2 और N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ठीक, जिससे ताजमहल की चमक क्या हो रही है, फीकी पड़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट। नदी में जो है जल सूक्ष्मजीवी संदूषण के कारण, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफॉर्म विशिष्ट जीवाणुओं का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियों और पशुओं के मल गंदे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूचरण के किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूचरण जो है वो वनावरोपण से रोका जा सकता है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मृदा अपर्दन या भूक्षरण का अर्थ है मृदा कणों का किसी भी बाह्य कारणों से जैसे तेज हवा, वर्षा द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना। मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। मृदा अपर्दन को रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला तो है वनोरोपण, यानी वन लगा दो। ठीक है, समोच्च जुताई कर दो या फिर पट्टीदार खेती करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव से क्वेश्चन देखेंगे। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहता है? उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका नाम जो है वो है थ्वाइट्स ग्लेशियर। क्या नाम है? थ्वाइट्स ग्लेशियर। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका तेज़ी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह वैश्विक समुद्र स्तर में तेज़ी लाने का कारण बन सकता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है जो व्यापक है और तेज़ी से ये पिघल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है गैस, नाइट्रोजन गैस। US पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जो गैसें उष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, उष्मा को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है, जलवाष्प है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है और इस गैस का उत्सर्जन पेट्रोलियम ईंधन के दहन के रूप में होता है। धान के खेत में एवं पशु के जुगाली करने से CH4 यानी कि मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित से क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं? इनमें से जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये तीनों है। इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फोरियर ने किया था। ठीक है, और वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन आदि है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये और इसके बाद अगर देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल एक है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2005 से प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह अथवा उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब इसमें अगर हम उदाहरण देखेंगे तो CO2, CH4, NO2 और O3 ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन O2 जो है ऑक्सीजन जिसको कहते हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, वो कौन सा होगा? वो कौन सा ऐसा कृषि है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, लंबवत खेती, वर्टिकल फार्मिंग। ग्रीन हाउस कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जो उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स
का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कृषि क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे अब। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, ये बताना है। अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो ये जो है कुतुब मीनार में, क्या कहाँ पर है, कुतुब मीनार के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व के विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी के लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की बात करें तो प्रश्नकाल के समय तो बी पार्ट हो जाएगा, 7वां था। ठीक है, लेकिन परंतु अगर हम देखें वर्तमान में तो इटली 58, चीन 56, जर्मनी 50, फ्रांस 49, स्पेन 48, भारत जो है 40 के साथ भारत का स्थान अब हो गया है 6वां। ठीक है, ये याद रखना। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था यूनेस्को का। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। पर्यावरण विविधि देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की जो है गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन से प्रजाति को गणना किया था, तो हिम तेंदुआ को। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, हिम तेंदुआ। ठीक है, अक्टूबर 2019 में पर्यावरण वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में सुलभ और लुप्तप्राय प्रजाति हिम तेंदुआ की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुआ की आबादी को दुगना करना है। और इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया, रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले देश शामिल होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में जो है गिरावट आई है, क्या होगा इसका राइट आंसर। किसके परिणाम स्वरूप जो है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा, गंदे पानी का सही से निपटान न करना, इसलिए पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य किया गया है, तो कौन सा राज्य हो गया पहला, तो वह है तमिलनाडु राज्य। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो किसके लिए दर्ज किया गया था, तो वो था इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान के तहत एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया था। इस अभियान के तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाए इंसिनरेटर। क्या कहते हैं, इंसिनरेटर कहते हैं। आपका आंसर इसमें जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक फर्नेस का प्रयोग करते हैं, उसे इंसिनरेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फुट प्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 2003 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 2003 में स्थापना हुई थी और ये जो है मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ऑकलैंड कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, और जबकि इसके कार्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कार्यालय जिनेवा और ब्रुसेल्स बेल्जियम में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पर्यावरणीय पदचिन्ह और जैव क्षमता से स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और यह बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों में अधिग्रहण की योजना शुरू है, कौन सा राज्य ऐसा, तो वो हुआ है हरियाणा। कौन सा है राज्य, हरियाणा। 2015 में यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये 2018 की बात हो रही है, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखते हैं भाग 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7, जिसमें परंपरागत सामान्य ज्ञान होंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर इसमें है अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा ओसिरिस रेक्स, ये क्या है ये बताना है। एक एंटी टैंक मिसाइल है या फिर एक पनडुब्बी है या फिर जो है कोविड-19 वैक्सीन या फिर अंतरिक्ष यान है, क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यान का इस नाम है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक अंतरिक्ष यान है जिसे जो है सितंबर 2016 में क्षुद्रग्रह बेन्नू की यात्रा पर भेजा गया था। इसने क्षुद्रग्रह से एक नमूना एकत्रित कर अपने 2 साल की लंबी यात्रा शुरू की और इसके बाद इसका लक्ष्य था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेन्नू क्षुद्रग्रह से नमूना एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लाना था। इस मिशन की कुल अवधि 7 वर्ष है। ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम क्या है इसका? ऑरेंजेस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये इस इनसैट 2E का प्रक्षेपण जो है ये कहाँ से किया गया? कारू से किया गया। ठीक है, इनसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। इनसैट 2E उपग्रह 2/3 यानी 2-3 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कौरी प्रशिक्षण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सोलर बी, सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया था, ये बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया था। ठीक है, कौन? जापान ने। सूर्य का अध्ययन करने वाला सोलर बी सैटेलाइट जो था जापान ने सन 2006 में लॉन्च किया था और इसे जाक्सा MB7 यान द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, जो कि रूस की थी और ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 1963 में वो स्टार्स नामक यान से जो है क्या किया था? अंतरिक्ष की यात्रा किया था। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प क्या है? ठीक है, कौन सा प्रथम पुष्पित पुष्प है? पुष्प वाला मत समझिएगा। अगर हम इसमें देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जीनिया पुष्प है। ठीक है, कौन सा पुष्प है? जीनिया पुष्प, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नासा के 46वें स्पेस स्टेशन कमांडर एस्ट्रोनॉट्स स्कॉट केली ने जो है अंतरिक्ष में नारंगी रंग के खूबसूरत फूल जीनिया को जो है उगाया। इसके पहले अगस्त 2015 में लेटक्स नाम का एक पौधा उगाया था जो एक प्रकार का एक सलाद है। रेफ्लेक्सिया धरती पर सबसे बड़ा फूल है। धरती पर सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेक्सिया उसका नाम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये बी पार्ट हो जाएगा, बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु कहाँ है? ये कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में। और ये जो है भारत का एक अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसका मुख्यालय कर्नाटक प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट इनसैट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया? ठीक है, अभी इसके ऊपर बात हुआ तो सैटेलाइट इनसैट 2E जो है कौरू से लॉन्च हुआ था। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। और कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना का कौरू प्रशिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह की बात कर रहा है तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नाम का पहला उपग्रह भारत ने अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कास्पुतिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? किस संस्थान के द्वारा यह विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, और इसरो ने जो है नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है। इसका उपयोग सटीक स्थान डेटा को मापने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट में किया जाएगा। इसरो ने अभी हाल ही में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। ठीक है, सुपर क्लस्टर छोटी आकाशगंगा समूह या आकाशगंगा समूहों का एक बड़ा समूह है। अभी हाल में IUCA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IUCAA पुणे के द्वारा आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? सरस्वती। सरस्वती सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं के कुल 43 क्लस्टर शामिल है। अगला क्वेश्चन, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत जो है दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। चौथी बड़ी शक्ति बन गया है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत, ठीक है। मार्च 2019 में भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम टेस्ट का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह को नष्ट कर दिया गया। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। इस परीक्षण के साथ भारत जो है अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा जो किया गया था वो वर्ष था 1984। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T1 अंतरिक्षयान में कजाकिस्तान के बैंकानूर कॉस्मोड्रोम से गए और 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो कि हरियाणा की थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को, और यह अंतरिक्षयान कोलंबिया शटल के नष्ट होने से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी गई? इसके राइट आंसर की बात करें तो 4 वर्षों में पूरी की गई थी। आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजना है। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा, सितंबर 2018 में परिक्रमा पूरी की, और स्पष्ट है इस तरीके से इसमें कितने वर्ष का समय लगा था? 4 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्षयान का क्या नाम था? तो 1975 में जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ के बैंकानूर प्रक्षेपण केंद्र के कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका नामकरण भारतीय खगोलविद व गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? तो ये देखिए 2019 के पेपर में पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा संचार से संबंधित है, ठीक है। आप लोग लेटेस्ट वाला जरूर देख के लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन किस तिथि को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का चंद्रमा का पहला मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जिसको आंध्र प्रदेश के राज्य के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो है 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी के अंश और हीलियम की खोज करना था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला 6वां देश बन गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV मार्क M के 3rd M1 द्वारा नामक प्रक्षेपण यान से भी छोड़ा गया। अब रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 2018 में भारत की सशस्त्र बल ने जो है प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेडवॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया, और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर आपका इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत कहाँ पर जो है स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में बनाया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अरिहंत जो है INS अरिहंत नाभिकीय पनडुब्बी है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है, जो रॉयल सीमा तट पर स्थित है। INS अरिहंत जो है का जलावतरण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 जुलाई 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पराधुनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप पर किया गया था। तो लेकिन जुलाई 2018 में प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज कितने बढ़ाकर कर दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 450 किलोमीटर कर दिया गया। कितना था पहले? 290, अब कितना हो गया? 450 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO एवं रूस के NPO का संयुक्त उपक्रम है। यह मिसाइल जो है नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर किया गया है, ठीक है। और यह मिसाइल तकनीक जो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों के काम आ सकती है। इस मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर कर देगी। इसकी सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है वो 2.8 से लेकर 3 मैक तक है।
बहुत ही खतरनाक मिसाइल है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक गति मैक कितनी है? तो 2.8 से लेकर 3 मैक तक है। आपकी आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस के साथ। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बार्क कहाँ पर स्थित है? तो बार्क जो है ये ट्राम्बे में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क किसको कहते हैं? ये महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तर पूर्व उपनगर ट्राम्बे में स्थित है। ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी कि बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट, फ्रांस। क्या हो जाएगा आंसर? फ्रांस। ठीक है, INS कलवरी जो है भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी को 30 अक्टूबर 2015 को पूरा किया गया। इस प्रौद्योगिकी में फ्रांस की नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने जो है भारत के साथ साझेदारी की। इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा मुंबई में हुआ और इसको 1 अप्रैल 2009 से बनाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हवा से हवा में मार जो है करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की हवा से हवा जो में मार जो करती है मिसाइल, उसका नाम क्या है? अस्त्र मिसाइल। क्या नाम है? अस्त्र मिसाइल। ठीक है, भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है। यह मिसाइल जो है BBR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मारक क्षमता वाली, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया जो किसी भी मौसम में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रक्षेपण किया गया और इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन के नाम की बात करेंगे तो मिशन का नाम था मिशन शक्ति। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिशन शक्ति नाम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा जो है यानी कि DRDO द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है अग्नि 5। क्या नाम है? अग्नि 5। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्नि 5 उसका नाम है। ठीक है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और इसे भारत में ही विकसित किया गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। ठीक है, लक्ष्य भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ये पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इजराइल के साथ जो है बराक 8 मिसाइल को विकसित किया गया जो कि पृथ्वी से आकाश में मार करने में सक्षम है। और इस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के बालेश्वर जिले में चांदीपुर से कहाँ से 20 सितंबर 2016 को किया गया था। यह मिसाइल बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे को पता लगाने वाले रडार प्रणाली से सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र। अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, इसका निर्माण जो है DRDO द्वारा किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो नौसेना के सर्वोच्च स्थान पर होता है एडमिरल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य एवं संगीत कला से देखेंगे। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं, वो है जवारा नृत्य। ठीक है, बाकी धमाल, खोरिया, झूमर नृत्य ये सब हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, जवारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। जवारा नृत्य गरासिया जाति द्वारा होली के अवसर पर पुरुष तथा महिला दोनों के साथ युगल रूप से किया जाता है। फाग, डफ, लूर, डुग्गा, गुग्गा, जागौर आदि हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसमें से क्या होगा राइट आंसर? शास्त्रीय नृत्य की बात करा तो कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सी पार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें अलग अलग तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नृत्य, नाटक, संगीत और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन अकादमी जिम्मेदार है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, संगीत अकादमी जिम्मेदार है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1952 को किया गया था। दिल्ली के रविंद्र भवन में किया गया था। ये अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करती है। ललित कला की स्थापना कला के लिए 1954 में और साहित्य अकादमी के उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 1954 12 मार्च को किया गया था।
पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिव कुमार शर्मा जो है वो सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वाद्य यंत्र से हो जाएगा, आंसर डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है सारंगी। ठीक है, उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सारंगी बजाते थे, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पंडित राम नारायण जी, आसिक अली खां, साबरी खान, संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष सब सारंगी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, तेरताली का लोक नृत्य क्या होगा? आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तेरताली का लोक नृत्य पूछा गया है, तो आंसर की बात करें तो इसमें राजस्थान का लोक नृत्य है, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिरा बांधकर इसको नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से है? श्रीमती एन राजन का संबंध जो है ये वायलिन से है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सितार वादन की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, इसमें रविशंकर जो इंपॉर्टेंट है। सरोद वादक में अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां आदि। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष इंपॉर्टेंट है। तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट हैं। गुदरई महाराज और किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज बनारस किशन महाराज जो है ये तबला वादक है। वायलिन की बात करें तो डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग और संगीता शंकर, ये सब वायलिन वादक हैं। संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा आएंगे और बीड़ा वादन में जो है एस बालाचंद्रन और बदरुद्दीन डागर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो ये जो है शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 2001 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये उदय शंकर ने बनाया, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक नृत्य का जन्मदाता के रूप में भी इन्हें माना जाता है, भारतीय उदय शंकर को। और उदय शंकर ने यूरोप और अमेरिका जैसे भारतीय नृत्य संस्कृति से परिचय करवाया और इसके बाद भारतीय नृत्य को दुनिया में मानचित्र और प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। वर्ष 1971 में भारत ने सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? बिरजू महाराज की बात करेंगे तो कथक से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कथकली की बात करेंगे तो बल्ल तोल नारायण मेनन और उदय शंकर ये दोनों संबंधित हैं। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह हैं। मणिपुर से गुरु अमली सिंह और आतम सिंह हैं। कथक से बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक थे, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तबला वादक जाकिर हुसैन संबंधित हैं। सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खां, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा, आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? तो केरल से है। ओडिशा से ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नृत्य कला यक्षगान नृत्य कला कर्नाटक से और भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है और आंध्र इसे उगादि कहा जाता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संबंधित करते हैं ये बताना है। तो महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड़ी पड़वा जो है ये पर्व महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष में आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। उगादि पर्व भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने जो है गोद लिया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी देवी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी 1908 से लेकर 1977 तक रही थी। वाराणसी की रहने वाली प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने पर इनका लालन पालन इनके मौसी गायिका राजेश्वरी देवी ने किया था। ठीक है, इनके गुरुजी सियाजी मिश्र थे और अपने गुरु के बारे में सिद्धेश्वरी देवी कहती थी कि कोई भी अधिक उदार और स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। ठीक है, तो ये बातें थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर जो है तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो वो नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। कहाँ पर होता है? तो चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े जो है चरकुला लोक नृत्य में क्या होता है कि अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। और उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य जो है ब्रज यानी कि मथुरा क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात कही जा रही है? यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। वही गीत मुख्य रूप से जो है इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान को लिखे गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये सब चरकुला नृत्य का है आंसर, इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य है। कहाँ का है ये घूमर लोक नृत्य? तो घूमर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा और हाथों का संचालन जो है अत्यंत आकर्षक हो जाता है। अगला प्रश्न चित्रकला से देखेंगे। मधुबनी कहाँ, ये मधुबनी कला जो है कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला की बात करेंगे तो ये मिथिला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, मिथिला की फेमस है। भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध शैली मधुबनी है और यह जो है बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। प्रारंभ में चित्रकारी रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु अब धीरे धीरे दीवारों और कपड़ों पर भी की जाने लगी है। अगला प्रश्न, कौन सी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो अभी ऊपर बताया ये मधुबनी क्षेत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो पिकासो के तौर पर अगर हम देखेंगे तो मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न, अब प्रमुख त्यौहार और मेला से किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? ड्री त्यौहार क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्यौहार की बात कर रहा है तो ड्री त्यौहार में अगर देखा जाएगा तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव होता है, 5 जुलाई को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो अगर हम बात करेंगे तो अगले अर्धकुंभ कब होगा? तो 2019 में हो चुका है। ठीक है, अब यह अर्धकुंभ अगले 6 साल बाद होगा, यानी कि 2025 में फिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन दिवस, अर्धकुंभ जो होता है वो 6 साल पर और महाकुंभ क्या होता है 12 साल पर होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन दिवस पर देखते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को हर वर्ष, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मनाते हैं ये 3 दिसंबर को मनाते हैं, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जुलाई को हर वर्ष, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन की चर्चा के बाद ये शुरू किया गया था और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो ये 11 जुलाई को हर वर्ष मनाते हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता दिवस रहता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हर वर्ष 8 मार्च को, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस अभी ऊपर बात हुआ 5 जून को, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विश्व के 114 देशों ने जो है भाग लिया था। पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का जन्म हुआ तथा प्रत्येक 5 वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है,
और इसके बाद इसमें जो है पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर भारत ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 जून 2015 को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने अपने भाषण में के द्वारा जो है ये क्या मनाए जाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी दिवस के प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस? 8 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार 1966 में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। सितंबर माह के देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? ये तो पृथ्वी ओवरशूट डे जो था ये 1 अगस्त को था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो वो देश है ट्रिनिडाड और टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान, तीनों चारों देशों में मनाया जाता है। आंसर इसका सी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 31 अगस्त 1991 सोवियत संघ से अलग हुआ था किर्गिस्तान, और ट्रिनिडाड व टोबैगो 31 अगस्त 1962 को तथा मलेशिया 31 अगस्त 1957 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुए। और इन तीनों को जो क्या होता है 31 अगस्त को ये स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और इस दिन जो है महान खिलाड़ी हॉकी के जो थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में। ठीक है, 10 अक्टूबर को जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को किस रूप में मनाने की घोषणा किया गया है यूएनओ के द्वारा? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 जनवरी को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 से निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय हित में शुरू किया गया कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। आंसर इसमें जो है ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया? किसका मनाया गया? 24 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से साथ जो है शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका में के जश्न में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी की बात कर रहा है तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, उसी दिन शहीद दिवस मनाते हैं हर साल। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां उनसे संबंधित 2018 मनाया गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये 12 जून, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व साइकिल दिवस, पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून। इसमें से कौन सा गलत है एक? तो वो हो जाएगा गलत ऑप्शन आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं, ना कि 8 मार्च को। बाकी सारे सही हैं।
रेड क्रॉस एक गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना 1863 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी मिलान करना है, इसमें बताना कौन सा गलत मिलान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस जो है ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस की बात करेंगे तो ये 22 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। ठीक है, इसमें भी मिलान करना है, मिलान करते हैं। विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। जिस दिन शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई वो शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 मार्च को। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वो वर्ष 2019। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को। वर्ष 2019 के मातृभाषा दिवस का मुख्य विषय तो आप लोग 2021 और 22 का देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जनवरी को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 2016 का पेपर था तो इसलिए 2016 का पूछा गया। ठीक है, 2019 में 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से। विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बारे में बात हो चुकी है, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक और रहस्यवादी संत कब? और 2022 का आप लोग देख लीजिएगा, 2022 का क्या होगा थीम। संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? तो संत कबीरदास की जयंती मनाई जाती है 2 जून 2015 को मनाई गई सर्वप्रथम। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कबीरदास की बात करें तो इनका जन्म जो है मुस्लिम दंपत के घर बनारस के लहरतारा में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियों में बीजक, साखी और कबीर ग्रंथावली और अकराम सागर है। ठीक है, इनकी जयंती 2 जून को मनाई गई। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में। पहला है द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996। ये किसके द्वारा लिखा गया है? द टर्बुलेंट ईयर्स। ठीक है, बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने लिखा था। ठीक है, द टर्बुलेंट ईयर्स, जिसमें राष्ट्रपति ने जो है अपने जीवन से संबंधित उन घटना चक्रों का जो है वर्णन किया है जो सन 1980 से लेकर 1996 के मध्य घटी थी। ठीक है, मधुशाला जो है किसकी कृत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात करेंगे तो ये किसकी आंसर हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। मधुशाला जो हरवंश राय बच्चन की कृति है। और इसके बाद अगला हम देखें तो इसमें मैथिली शरण गुप्त के पुस्तकों के नाम तो भारत भारती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक के नाम तो चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पुस्तकों के नाम कामायनी, आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की पुस्तक के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ, इसकी आत्मकथा या किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, ये जो आत्मकथा है ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई कंट्री माई लव। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखा गया है? लघु कथा है एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रेमचंद्र के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित इसमें से नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। इसमें से कौन सा सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा नहीं गया है? राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाता है। गोल्डन बर्ड जो है ये सरोजनी नायडू ने नहीं लिखा है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब सरोजनी नायडू के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। ठीक है, और द गोल्डन बर्ड जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीम ब्रदर्स हैं। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न,
डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक का कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट के पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, डॉक्टर ऑफ द पुस्तक नामक प्रसिद्ध पुस्तिका की लेखक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अपने आप कथन डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन एवं राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी के रचयिता की बात करेंगे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की लिखित रचना है गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि आदि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि लिखा है। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, यह सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिवर रिप्लीस उपन्यास के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर रिप्लीस ये जो है स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेखिका हैं और स्टेरिन कायर, इन्होंने व्हेन द रिवर रिप्लीस लिखा है। ठीक है, इन्हें जो है 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में अ टेरेबल मैट्रियाची, मारी विटरवार्महुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मेडन एंड द वियर मैन, ये सब इनकी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? कवि थे। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी पार्ट। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदय, कर्मयोगी आदि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके अन्य लेखक की बात कृति की बात करें तो द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक एंड द टू लाइफ्स, ये सब इनकी अन्य कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ माई लाइफ इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टेट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। ठीक है, क्रिकेटर युवराज सिंह लेखक हैं इसके। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट युवराज सिंह की आत्मकथा है। क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें कैंसर जैसी बीमारियों को मात देकर मैदान में लौटने का वर्णन है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ नामक लेखक के पुस्तक है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1971 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था और यह भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के लेखिका कौन है? नेम सेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के जो है नेम सेक की लेखिका हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात के लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। इनकी रचना के लिए 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अन्य लेखकों के बारे में जान लेते हैं तो अश्व घोष की द्वारा रचित बुद्धचरित है। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूर साहित्य लहरी है। शूद्रक जो है मृच्छ कटिकम लिखा हुआ है इन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। ठीक है, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी कुरुक्षेत्र। महादेवी वर्मा की रचना यामा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज इस पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विलियम गोल्डिंग। कौन है? विलियम गोल्डिंग। ठीक है, मक्खियों का भगवान इसका हिंदी वर्जन होगा। 1954 में लिखा गया एक उपन्यास है। ये विलजेबब नामक दुष्ट यहूदी देवता का शाब्दिक अनुवाद है जो फिलिस्तीन के एक्रोन शहर में पूजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गीत गोविंद लेखक पुस्तक को जो है जयदेव ने लिखा हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जयदेव की काव्य रचना, इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा और राधा के सखी द्वारा राधा के विरह संताप आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक की बात करें तो नंदन नीलकेनी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नंदन नीलकेनी जो है ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ये पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक विरल शाह हैं। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र
इसके किस लेखक द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है? अतीत के चलचित्र। तो ये महादेवी देवी वर्मा ने लिखा हुआ आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महादेवी की रेखा चित्रों की विशेषता भी है कि उनके चरित्र चित्रण का तत्व जो है प्रमुख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीद जकारिया। कौन है? फरीद जकारिया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें से गलत बताना है कौन सा है? आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। इसमें से कौन सा गलत है? अरे गलत की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी नहीं होगा बल्कि सरोजनी नायडू की रचना है। ठीक है, इनकी अनुरचनाओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, अ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये सब सरोजनी नायडू की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न अब पुरस्कार से संबंधित, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया था, कौन से पहले भारतीय थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर थे। ठीक है, कौन थे? पंडित रविशंकर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो थे वो महान सितार वादक थे और शास्त्रीय संगीतज्ञ। पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्रदान किया गया। इनका जन्म जो है 1920 में बनारस में हुआ था। इन्होंने भारत, कनाडा, यूरोप, अमेरिका में बैले तथा फिल्म के लिए संगीत कंपोज किया। इनको फिल्मों में चार्ली, गांधी, अप्पू त्रिलोकी शामिल हैं। रविशंकर को जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि 14 मानक उपाधियाँ मिल चुकी हैं। रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी मिल चुका है। इनकी मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में 11 दिसंबर 2012 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो जॉन बर्दीन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? जॉन बर्दीन, जो कि एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। उनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 वर्ष यानी कि 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, एक भौतिकी तथा दूसरा रसायन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विषयों में जो है 2 नोबेल पुरस्कार, विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्राप्त किए हुए हैं मैडम क्यूरी को। किसको? मैडम क्यूरी को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैडम क्यूरी भौतिकविद और रसायन शास्त्री थीं और यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। ये 2 विधाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला है। ठीक है, इन्हें 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में रेडियो सक्रियता और 1911 में रसायन शास्त्र में शुद्ध रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, ध्यानचंद पुरस्कार में जो है नगद इनाम कितना प्रदान किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार में नगद इनाम जो है 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख। आंसर सी वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो तीसरा उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो होता है भारत रत्न। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार की, उसमें पहला आता है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार जो है नागरिकता पुरस्कार वो है पद्म भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो टोटल दिए जाते हैं 6। कितने दिए जाते हैं? 6। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें? तो शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में क्षेत्र में दिया जाता है और ये इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में किया था। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्रीय पुरस्कार स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में प्रारंभ किया गया और इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया था फिल्म में योगदान के लिए। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत कब किया गया था? ये 1969 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। 26 जनवरी को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 1954 में इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसके मेडल पर एक सूरज चित्र अंकित होता है। 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया गया था। लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। खेल कूद से, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इसका आरंभ कब हुआ, 1961 में आरंभ हुआ। प्रत्येक वर्ष 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 2021 में नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवार्ड में जो है 15 लाख रुपये इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 से 2014 के अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। टोटल 9 भारतीयों को मिल चुका है अभी तक, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, फिर सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। इसके बाद देखें तो हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में 1968 में, मदर टेरेसा शांति में 1989 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के 1998 में, BS नायपाल को साहित्य में 2001 में, वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का पुरस्कार और विजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 10 आदमी को मिला है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पत्रकारिता से। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित दुग्ध उत्पादन के सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में साहित्य लेखक पुरस्कार साहित्य को समृद्ध बनाने के उत्कृष्ट 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पर सम्मानित किया गया। अब इसका लेटेस्ट डाटा देख लीजिए, 2019 का पूछा गया है, तो उस समय उन्हें दिया गया था किसे, अमिताभ घोष को। इसका लेटेस्ट डाटा 2022 का 21 का आ गया, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो कौन सा पुरस्कार है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाए एबल प्राइज। क्या हो जाएगा, एबल प्राइज। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एबल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है और इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। 2019 का एबल पुरस्कार कनाडा के गणितज्ञ करेन उहेनबेल को प्रदान किया गया था, ठीक है। और श्रीनिवास RS वर्धन एकमात्र ऐसे भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें वर्ष 2007 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में एबल पुरस्कार लाजलो लोवाह जो हंगरी के हैं और दूसरे एवी विजर्सन अमेरिका को दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1957 में इन्हें सम्मानित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे क्या थे, गृह मंत्री बने थे। अब विविधि देख लेते हैं। किस वर्ष जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 2008 में। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वत, घाटी और मैदानों से चलकर 25 यानी कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो तो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी जो है ये नाम से जो है निकलती है और हरिद्वार में अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बेसिन को जो विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ क्या माना जाता है, क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो ये जो है हरिद्वार में क्या है, भारत सरकार ने 5 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और इस प्राचीन नदी को प्रदूषण और अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए एक उच्च अधिकार गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का जो है गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है, तो वो हो जाएगा केरल का डिजिटल पंचायत वार्ड है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा कि केरल का कोट्टायम जिला एक वार्ड में 2017 में भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बनाया गया। आयमानम ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 15 को यह उपलब्धि हासिल हुई, ठीक है।
दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दूरदर्शन जो है एक भारत सरकार द्वारा नामित प्रसार भारती के अंतर्गत चलाया जाने वाला आधिकारिक चैनल है। इसकी स्थापना 1959 में नई दिल्ली में किया गया था। इसका पहला प्रसारण 15 दिसंबर 1959 को और पहला रंगीन प्रसारण 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन भारत में होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में होता है। अगला प्रश्न, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बनी परमाणु रिएक्टर वो कौन सा है? तो वह है चेरनोबिल। क्या है? चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि यूक्रेन में है, ये 1986 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। यह यूरोपीय देश का पहला परमाणु रिएक्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसका प्रमुख कारण था परमाणु रिएक्टर की दोषपूर्ण डिजाइन को माना जाता है। ठीक है, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? वो कौन से हैं? तो वह है महेश चंद्र मेहता। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये है संघाई में। कहाँ पर है? संघाई में। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, संघाई। अगला इसमें देख लेते हैं, ब्रिक्स जो कि अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसके सदस्य देश में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। यह प्रत्येक देश का समान अंशधारता और समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी की बात कर रहा है, तो ये जो है भरत की पत्नी थी। भरत की पत्नी का नाम था रामायण में मांडवी का नाम। ठीक है, मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। ये रूमा थी। ये इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है लद्दाख में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। हेमिस गोम्पा या हेमिस मठ जिसको कहते हैं, ये एक बड़ा और आकर्षक मठ है जो कि सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। यह मठ है। ठीक है, लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस मठ जो है तिब्बती स्थापत्य कला शैली में बना हुआ है जो बौद्ध जीवन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कातपीय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड़ कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। और ये साड़ियाँ क्या कहलाती थी? तो इन साड़ियों को कहता था पटोला साड़ी। क्या कहते थे? पटोला। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। चंदेरी साड़ियाँ तैयार करने के लिए प्राचीन काल में लंबे नाखून रखते थे, बुनकर और चीरा लगाते थे। 17वीं सदी में बड़ौदा, कानपुर, ग्वालियर जिले में बसने वाले बुनकर वहाँ के घरानों के लिए, स्त्रियों के लिए जो है साड़ियाँ बुना करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के अंदर समा जाती थी। अधिकतर चंदेरी साड़ियाँ सूरत और रेशम से मिश्रण से बनती थी। जो अधिकतर चंदेरी साड़ियाँ थी वो सूत और रेशम के मिश्रण से बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को जो है अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया? आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, 28 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 4-1 बहुमत से सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद में ये जो वाद चल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये होता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा इसमें से गलत है? गलत की बात करेंगे तो इसमें देख लेते हैं, पुराने पत्रों का एक समूह जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंग। मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर की है। और राजनीतिक व अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो है IIT खड़गपुर। क्या है? IIT खड़गपुर जो है प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान है। भारत में कुल कितने IIT हैं? तो 23 IIT हैं। ठीक है, IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 1951 में स्थापित किया गया था, प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान। 2019 में IIT खड़गपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आदर्श वाक्य है? किस राष्ट्रीय संस्थान का है? तो वो हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। किसका हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है,
8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब में किस शहर में स्थित है? तो ये लुधियाना में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी आमार सोमार बंगला के संबंध निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो यह टैगोर की पहली कविता थी। इस कविता को भारत में बांग्लादेश में अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस कविता को टैगोर के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कविता शांति निकेतन में मूल स्कूल प्रार्थना थी। तो इसमें गलत की बात करें तो बी पार्ट ही गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित हैं? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो तुलसीदास है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास के रामायण के रामचरित के 7 कांडों में से विभक्त किया गया है, जो निम्न है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इनमें बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है। कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिसने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की और इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था? कौन से थे नेता? तो वो थे चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर। आंसर इसका ए पार्ट होगा। ठीक है, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1990 से 1991 तक रहे थे, जो वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। ठीक है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? इसके राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिवर्ष यानी लीप ईयर्स का जनक किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लीप ईयर्स का जनक जो है जूलियस सीजर को माना जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर द्वारा लाए गए जूलियन कैलेंडर के लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। उस समय कैलेंडर का अंतिम महीना फरवरी होता था, जो सबसे छोटा महीना भी था। जूलियन कैलेंडर में कुछ कमी रह गई थी, जिसे लुइस गैलीलियो ने दूर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल ने यह कारनामा 23 मई 1984 को जो है दिन के 1:07 पर किया गया था, और ये प्रथम भारतीय महिला व विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडवा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है, जो और दक्षिणी डैश के कोडुकू जिले की मूल भाषा क्या आ जाएगी? तो यह है कर्नाटक की मूल भाषा। ठीक है, कर्नाटक के। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है? बहुत अधिक जानकारी, बहुत कम जानकारी, कोई निहित स्वार्थ नहीं, भावनात्मक लगाव। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। किसी भी प्रभावी निर्णय को लेने में बहुत कम जानकारी होना किसी प्रकार की बाधा का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया 7 चरणों का पहला कदम है? तो वो हो जाएगा ए पार्ट, निर्णय का पहचान करना, यह पहला कदम हो जाता है। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य 6 चरण की बात करेंगे तो प्रामाणिक सूचनाएं एकत्र करना, अन्य विकल्पों की पहचान करना, प्रमाणों की वैधता करना, विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ चुनाव करना, निर्णय लेना और निर्णय लेने की समीक्षा करना। इस तरीके से विकल्प चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार में दर्शाया नहीं गया है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा ईमानदारी। ईमानदारी नकारात्मक नहीं होता। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इसमें से राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। ठीक है, आंसर आपका सी पार्ट होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो विश्व में सबसे ऊँची मूर्ति, ये एकता की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपकी पसंद और आपकी नापसंद, ये शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की द्योतक हैं? छाती पर तिर्यक बाहें असुरक्षितता के बात का द्योतक होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो वो है इरोम शर्मिला। ठीक है, आंसर डी पार्ट होगा। इरोम चानू शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इरोम जो है मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को हटाने के लिए लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल पर रही। 2000 से लेकर 2016 तक इन्होंने अपनी भूख हड़ताल नवंबर 2000 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के मालूम असम राइफल के जवानों के हाथों 10 बेगुनाहों के मारे जाने के बाद शुरू किया था। ठीक है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो ये जो है दक्षिणी सूडान में भारतीयों को सुरक्षित निकालना इससे संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो वो है विद्या देवी भंडारी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेला पैलेस का 107 मंजिला भवन किससे संबंधित है? तो दलाई लामा से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर पोर्टेला पैलेस है। ये करीब 160 करोड़ रुपए की इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मी के मौसम में ये नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत के राजधानी लहासा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, कथन किसका है? तो ये मिशेल ओबामा का कथन है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका की जो थी बराक ओबामा उनकी पत्नी थी। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पंचगव्य में अगर हम देखेंगे तो तुलसी नहीं सम्मिलित है। ठीक है। पंचगव्य में अगर हम देखेंगे तो गाय के 5 उत्पाद हैं, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर। ठीक है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक फ्रोबेल थे। फ्रोबेल आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किंडर गार्डन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किंडर गार्डन सिस्टम की स्थापना 1837 में जर्मनी के दार्शनिक फ्रोबेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत जो है संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। बहुकारक का सिद्धांत जो है वैज्ञानिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला? तो यह कलकत्ता में खुला था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1835 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है पी.के. राय। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या बी पार्ट हो जाएगा। देश का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय खूंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को झारखंड के खूंटी जिला न्यायालय में पूर्ण सौर ऊर्जा संचालन का उद्घाटन किया था। भारत का पहला सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैनापीस के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ स्कूली बच्चों की नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा पुलिस। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट पुलिस। ठीक है। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई सभी गलत हैं। अगर देखा जाए तो 2013 तक 22 देशों में अनिवार्य मतदान प्रक्रिया है। ठीक है। और इसके बाद इसमें वर्तमान समय में 33 देशों में मतदान करना अनिवार्य हो गया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन। कौन थी? श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जबकि बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, विश्व की 5वीं महिला है। फ्रांसिस्पस जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। उत्तरी नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर जो है फ्रांसिस्पस हैं जो पहुंचने वाली प्रथम महिला है, और कैरोलाइन मिकेल्सन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। संकल्प अभियान, संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये बिल गेट्स के द्वारा प्रारंभ किया। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अखिलेश यादव। ठीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव बने हैं मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। सॉरी, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने।
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को किया गया था। और आईपीएस अधिकारियों के पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन है तो ये जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। हमारे राज्य में 1090 को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो 1090 जिसको कहते हैं ये जो है वुमेन पावर लाइन से नाम से जानते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो ये कार्यरत है होशियारपुर में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, होशियारपुर कहाँ है? पंजाब में। भारत का पहला चल प्रथम पुलिस कारखाना कार्यरत है। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल ये बताना है। तरला दलाल की बात करेंगे तो ये जो है पाक कला विशेषज्ञ हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइयाँ थी तरला दलाल। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, कुक इट अप विद तरला दलाल की मेज़बानी की थी। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1965 में लड़ा गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर यानी कि भारत की लड़ाई 1965 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में समझौता के समय जो हुआ था 1966 में, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया था। और इसमें कौन सा था? तो वो था भारती। ठीक है, भारती स्टेशन। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है प्राचीन गोंडवाना चट्टानों से निर्मित विश्व का 5वां सबसे विशालतम महाद्वीप है। ठीक है, और यह मुख्यतः दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर केंद्रित है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिमाच्छादित है यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पर पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है। ओजोन विकिरण की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले यहीं पर हुई थी, इसी महाद्वीप पर 1985 में। भारतीय अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है और इससे पूर्व यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्र में जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा, भूकंप गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन और वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप इसका एक लास्ट वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन का, बस इसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो जो कि कल आने वाला है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।